नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत। शिक्षा विभाग के चिंतन शिविर के अंतिम दिन शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर हुआ मंथन। हल्द्वानी में 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल का आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ। पहले दिन पद्मश्री यशोधर मठपाल सहित कई प्रख्यात लेखक और उपन्यासकारों ने साझा किया मंच। पौड़ी जिले में स्थित नीलकंठ मंदिर कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने में जुटा प्रशासन। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से ली विभागीय अधिकारियों की बैठक। और बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर भूमि का शुरू हुआ चयन। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने मेडिकल कॉलेज के लिए चयनित 500 नाली जमीन का किया निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। वे आज शिक्षा विभाग द्वारा देहरादून में आयोजित चिंतन शिविर के दूसरे और अंतिम दिन शामिल हुए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी के मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ मंथन किया। साथ ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सुधार और आगामी योजनाओं के दृष्टिगत अधिकारियों से बातचीत की। वहीं चिंतन शिविर में अधिकारियों ने अपने जिलों में शिक्षा के स्तर में हो रहे सुधार के बारे में भी जानकारी दी। इस बीच राज्य स्तरीय चिंतन शिविर में वंचित और दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, विद्यालयी अनुश्रवण, स्कूल ऑनरशिप और विद्यालयी विकास योजना पर विभागीय अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया। हल्द्वानी में 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल का आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हुआ। पद्मश्री यशोधर मठपाल ने फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे कई प्रख्यात लेखक, उपन्यासकारों का स्वागत किया। अगले 2 दिनों तक हल्द्वानी में चलने वाले साहित्य के उत्सव में 40 से अधिक कथाकार, उपन्यासकार और लेखक प्रतिभाग कर रहे हैं। इस दौरान एथिकल हैकर अंशुल सक्सेना ने लोगों को वर्तमान में चल रहे साइबर वॉर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो यूथ है वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। जैसे आने वाला टाइम ऐसा है जहाँ पे हम साइबर क्राइम्स काफ़ी फेस कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरत है कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी पे। और मैं मतलब जिस तरह से फेस्टिवल में जो DPS में हो रहा है, यहाँ पे जिस तरह से लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में, ये बहुत ज़रूरी है हमारे कंट्री के लिए। क्योंकि अभी जो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड में इन टर्म्स ऑफ साइबर क्राइम्स, उसमें अवेयरनेस और उसकी नॉलेज होना, उसको किस तरह हम साइबर क्राइम्स को टैकल कर सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री यशोधर मठपाल ने पुरातत्व के बारे में भारतीय इतिहास और हमारे एशिया महाद्वीप की पुरानी सभ्यता पर प्रकाश डाला। हल्द्वानी में उससे हट करके व्यापारी मंडी के बजाय एक विद्वानों का जमावड़ा बनाने का जो केंद्र उन्होंने कोशिश की है, ये दूसरा पुस्तक मेला है। तो मुझे लगा कि ये एक नई पहल है कि हल्द्वानी को एक नए व्यक्तित्व के रूप में निखारने के लिए यहाँ सारे लोग आए हुए हैं। कई सारे विद्वान हैं और बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। तो मेरे लिए तो सबसे यह हो कि मुझे उन सबके भेंट होगी, दर्शन हो गए हैं और ये लगा कि हाँ, हम साहित्य के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहे हैं। साहित्य महोत्सव के आयोजक दिनेश मानसेरा ने बताया कि हल्द्वानी में लंबे समय से इस प्रकार के आयोजन की मांग होती रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे देश में भी जयपुर लिटरेचर फेस्ट है, देहरादून में भी है और गोवा में भी होता है, अन्य शहरों में भी होते हैं। तो हमारा जो साहित्य जगत है कुमाऊं का या उत्तराखंड का, तो वो भी एक इच्छा रखता है कि हल्द्वानी में भी कुछ साहित्यिक गतिविधियां हों, एक साहित्य उत्सव हो। तो इसी दृष्टि से हल्द्वानी लिटरेचर फेस्ट का हम लोगों ने यहाँ पे आयोजन किया है और हमारी ये कोशिश है
कि इसको भी एक ब्रांड बनाएं और दुनिया भर के साहित्यकार, देश भर के साहित्यकार हमारे साथ जुड़ें। आज भी 2 दिन का हमारा कार्यक्रम है और करीब हमारे यहाँ 40 से ज़्यादा 40 से ज़्यादा शहरों से हमारे पास जो साहित्यकार आए हैं और वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान की संयुक्त अध्यक्षता में आज कांवड़ यात्रा के संबंध में लक्ष्मण झूला क्षेत्र में एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों से नीलकंठ कांवड़ यात्रा के संबंध में पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ, इसकी विभागवार जानकारी ली। उन्होंने पेयजल निगम, नीलकंठ स्वच्छता समिति और जिला पंचायत द्वारा पूर्व के निर्देशों के क्रम में पेयजल आपूर्ति, साफ सफाई और आवारा पशु नियंत्रण के संबंध में यथोचित कार्रवाई न करने के चलते फटकार लगाई। साथ ही चेतावनी दी कि अगर पेयजल आपूर्ति और मोबाइल शौचालय, साफ सफाई और आवारा पशुधन पर नियंत्रण संबंधित कार्यवाही में कोई ढिलाई बरती गई तो बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी तरह के रेस्टोरेंट, ढाबों सहित अन्य पर अनिवार्य रूप से रेट लिस्ट चस्पा करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को पूर्व में चिन्हित कराए गए यात्रा रूटों के विभिन्न प्वाइंट पर चिकित्सा टीम सहित एम्बुलेंस और औषधियों की व्यवस्था करने को भी कहा। बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील क्षेत्र के द्योनाई ग्राम पंचायत के परी गांव में मेडिकल कॉलेज निर्माण की कवायद होने लगी है। आज जिलाधिकारी विनीत कुमार ने मेडिकल कॉलेज के लिए चयनित 500 नाली जमीन का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को जल्द मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मौके पर अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि चयनित जमीन में 200 नाली राज्य सरकार की और 300 नाली जमीन नाप भूमि है। जिलाधिकारी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज हेतु परी गांव सही जगह है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए चयनित भूमि के दोनों ओर नदियां हैं, जिससे कॉलेज के लिए आसानी से पेयजल योजना बनाई जा सकती है। जिलाधिकारी ने भूमि की भू वैज्ञानिक जांच कराने और प्रस्ताव शीघ्र बनाने के निर्देश मौके पर दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संबोधन में कहा गया है कि प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। तो हमारे जनपद में अभी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो उसी के लिए क्योंकि यहाँ पे लोगों की काफ़ी डिमांड्स आ रही थी कि हमारे जनपद में भी एक मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, तो उसी के लिए मैंने एसडीएम को डायरेक्शंस दिए थे कि वो जगह चिन्हित करे। तो उन्होंने 2-3 ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रखे थे, तो कल मैंने वहाँ जाके निरीक्षण किया है और एक जो है 500 नाली जगह हमने आइडेंटिफाई करी है, जिसमें लगभग 200 नाली जो है वो राज्य सरकार की भूमि है और 300 नाली जो नाप भूमि है वो भी निःशुल्क जो है लोग वहाँ के मेडिकल कॉलेज के लिए देने के लिए तैयार है। तो अब बहुत जल्द हम लोग यही करेंगे कि उसके अंदर प्रस्ताव बना के जो है भारत सरकार और राज्य सरकार को हम भेजेंगे कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो और उसका काम शुरू हो। वहीं मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर सुनीता टमटा ने कहा कि यहां कॉलेज बनने से बागेश्वर के साथ ही चमोली जिले को भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही द्वाराहाट, चौखुटिया, ग्वालदम, थराली, देवाल आदि क्षेत्रों के लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे। लगभग हमारी 500 नाली करीब जमीन है जो हम लोगों ने चिन्हित की है और इससे क्या होगा कि आप अगर इस जनपद में मेडिकल कॉलेज खुलता है तो यहाँ के लोग तो लाभान्वित होंगे ही इस जनपद के साथ में। हमारे बॉर्डर में जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है और हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के भी लोग यहाँ लाभान्वित होंगे और वो ज़मीन भी मतलब जगह हमें जो है जिस तरह से हमने करी है चिन्हित, आज थोड़ा खुली सी जगह है जैसा होना चाहिए एक मेडिकल कॉलेज के लिए, क्योंकि उसमें सारे इंस्टीट्यूट आएंगे, सारे डिपार्टमेंट होंगे और प्लस हॉस्टल हो गए। तो कम से कम हमको 400 नाली ज़मीन चाहिए थी, तो अच्छा ये है कि हमको 400 से ज़्यादा ही मिली है 500 नाली। तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने आज नमामि गंगे और एसपीएमजी यानी राज्य परियोजना प्रबंधन समूह के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार में नमामि गंगे के तहत सीवरेज व्यवस्था को सुधारने के लिए अधिकारियों से चर्चा करते हुए इस संबंध में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुखरो, मालन और खो नदी में गिरने वाले नालों को टेप किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब जबकि सहायक नदियों पर भी केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के तहत कार्य किया जा रहा है, तो कोटद्वार में भी सहायक नदियों पर रिवर फ्रंट घाटों का निर्माण, बाढ़ सुरक्षा योजना, नालों की टेपिंग के लिए
कार्य योजना बनाई जाए। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसके तहत कोटद्वार में कार्य कर सकते हैं। अच्छी बात यह है, पता चला है कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा के, जो गंगा जी में जाके फाइनली गिरती हैं या मिलती हैं, ऐसी नदियों पर भी भारत सरकार अब कार्य करने जा रहा है, काम करने जा रहा है। तो हमारे यहाँ भी 3 नदियां हैं, मालन, खो और सुक्रो, उस पर भी किस तरह से हम रिवर फ्रंट की बात कर सकते हैं, बाढ़ सुरक्षा की कर सकते हैं, घाटों की कर सकते हैं। इस पर बात हुई। कर्ण आश्रम को भी लेकर बात हुई है। उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहां वो कर्ण आश्रम को भी ले सकते हैं, वहां की भी सुंदरता को बढ़ाने में, वहां की नदी को और अच्छा करने में भी नमामि गंगे की मदद मिल सकती है। एसटीपी, खासकर एसटीपी पर भी मेरी बातचीत हुई है। यूपी के इलाके में जो हमारा एसटीपी है उसको भी मैंने निवेदन किया है अफसरों से कि वो उसको देखें, और अगर उस एसटीपी को जोड़ा जा सकता है अपने जो हमारे ड्रेन्स हैं जो नदियों में गिर रहे हैं, जो नाले नदियों में गिर रहे हैं, उसको जल्द से जल्द अगले 15 दिन के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया जाए। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि देश की थल सेना और नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। योजना के अंतर्गत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। 4 साल बाद इनमें से 25% तक अग्निवीरों को उनकी योग्यता, इच्छा और फिटनेस के आधार पर नियमित किया जाएगा। शेष 75% अग्निवीर 11 से 12 लाख रुपए के सेवानिधि पैकेज के अधिकारी होंगे। दूसरा करियर शुरू करने के लिए उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र और बैंक ऋण भी दिए जाएंगे। भर्ती 90 दिन में शुरू हो जाएगी और अग्निवीर पुरस्कार, पदक और बीमा के भी हकदार होंगे। पहले 4 साल में सैनिकों को 30 से 40 हजार रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। नीति आयोग ने आज कोविड महामारी के प्रसार को रोकने और प्रबंधन के लिए आयुष आधारित विभिन्न पहलों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए तरीकों के संग्रह का विमोचन किया। संग्रह का विमोचन नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालूभाई ने किया। कार्यक्रम में नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल और संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री पॉल ने कहा कि संग्रह में आयुष के संसाधनों का उपयोग करते हुए कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में देश को मजबूत बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए तरीके और जानकारियां दी गई। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के बेहतर नेटवर्क वाले अन्य देशों के हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान संसाधन साबित होगा। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा ने कहा कि आयुष प्रणालियों ने देश में कोविड-19 महामारी के कारण स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए विभिन्न मोर्चों पर सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां विश्व को समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को तीलू, रौतेली और आंगनबाड़ी सम्मान पुरस्कार की विज्ञप्ति शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का बकाया और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लंबित मानदेय का भुगतान जारी करने को भी कहा है। कैबिनेट मंत्री ने विभागीय समीक्षा में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय, भवन किराया, तीलू, रौतेली और आंगनबाड़ी सम्मान पुरस्कार, नंदा गौरा योजना, महालक्ष्मी किट सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ यात्रा मार्ग में संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों और आवारा पशुओं के साथ किसी भी प्रकार से पशु क्रूरता न हो, इसके सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने और उनकी उचित देखभाल के लिए पशुपालन विभाग लगातार कार्य कर रहा है। यात्रा मार्ग में 10 स्थानों में गर्म पानी की व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत। शिक्षा विभाग के चिंतन शिविर के अंतिम दिन शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर हुआ मंथन।
हल्द्वानी में 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल का आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ। पहले दिन पद्मश्री यशोधर मचपाल सहित कई प्रख्यात लेखक और उपन्यासकारों ने साझा किया मंच। पौड़ी जिले में स्थित नीलकंठ मंदिर कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने में जुटा प्रशासन। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से ली विभागीय अधिकारियों की बैठक। और बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर भूमि का शुरू हुआ चयन। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने मेडिकल कॉलेज के लिए चयनित 500 नाली जमीन का किया निरीक्षण। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।